टेक्निकल अड्डा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से फीटर, टर्नर और मैशिनिस्ट वालों के लिए, जी हाँ दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से फीटर, टर्नर और मैशिनिस्ट वालों के लिए थ्योरेटिकल क्लास कराई जा रही है। तो दोस्तों बने रहिए आप हमारे इस चैनल के साथ, क्योंकि हम आपको थ्योरेटिकल के साथ साथ, जी हाँ दोस्तों, टॉपिक वाइज थ्योरेटिकल के साथ साथ हम आपको एमसीक्यू क्वेश्चन कराएंगे जो आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम लोगों ने जो टॉपिक स्टार्ट की थी वो हीट ट्रीटमेंट की टॉपिक थी। कौन सी टॉपिक थी दोस्तों? हीट ट्रीटमेंट की टॉपिक थी, जिसमें हम लोगों ने इसके पहले वाली वीडियो में सारा कुछ कवर किया था। अर्थात जिसमें हम लोगों ने क्या कवर किया था दोस्तों? अपर क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, साथ ही साथ दोस्तों हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ स्टील को भी कवर किया था, जो हीट ट्रीटमेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में चर्चा की थी कि कोई भी हीट ट्रीटमेंट, हम किसी भी मेटल पर हीट ट्रीटमेंट करें तो उसके लिए हमारा जो मेन फंक्शन होता है या मेन जो प्रोसेस होती है वह हीटिंग और कूलिंग की होती है। क्या होती है दोस्तों? हीट ट्रीटमेंट की जो मेन प्रोसेस है या मेन फंक्शन है, अर्थात हम किसी भी स्टील के स्ट्रक्चर को या अपने इच्छा अनुसार अगर हमें कोई भी मशीनिंग योग्य बनाना हो या स्टील को कठोर करना हो या फिर हार्ड करना हो या फिर कुछ भी करना हो ट्रीटमेंट के प्रोसेस में, तो हमें पहले उसको गर्म करना पड़ेगा, फिर उसके बाद कूलिंग करनी पड़ेगी। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने इसकी चर्चा कर चुके हैं। तो जिन लोगों ने हीटिंग और कूलिंग, साथ ही साथ दोस्तों अपर क्रिटिकल टेम्परेचर और लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर को जिन लोगों ने नहीं देखा है, वो प्ले लिस्ट में जाकर इसके पहले वाली वीडियो देख लें, क्योंकि उसी के बाद ही हम आगे की चर्चा कर पाएंगे और आगे सारा कुछ कवर हो पाएगा, क्लियर हो पाएगा कि हम जब प्रोसेस करेंगे हीट ट्रीटमेंट के जितने भी टाइप्स है या जितने भी हीट ट्रीटमेंट के प्रोसेस है, उसको जब कवर करेंगे तो उसके लिए हमें पिछली वाली वीडियो की जरूरत पड़ेगी। अर्थात जिनका पहले वाली वीडियो कवर नहीं होगी कि अपर क्रिटिकल टेम्परेचर क्या, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, हम क्विंचिंग क्यों कर रहे हैं, क्विंचिंग मीडिया क्या है, ये कुछ कवर होना चाहिए, तभी हम आगे की चर्चा कर पाएंगे। तो दोस्तों आइए, हम आज जो स्टार्ट करने वाले हैं वो हीट ट्रीटमेंट की प्रोसेस के बारे में स्टार्ट करेंगे। अर्थात स्टेप बाय स्टेप जो हीट ट्रीटमेंट की प्रोसेस है उसको कवर करेंगे। तो बने रहिए आप हमारे इस चैनल के साथ साथ, क्योंकि हम आपको इस चैनल के माध्यम से सारा कुछ कवर कराएंगे जो आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों हम आज बात करने वाले हैं कार्बन इस्पात का कठोरण, अर्थात हार्डनिंग ऑफ कार्बन स्टील। किसके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों? हार्डनिंग ऑफ कार्बन स्टील। तो हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा कठोरण है वह है क्या। व्हाट इज हार्डनिंग? हार्डनिंग क्या है दोस्तों? हम बात करेंगे हार्डनिंग क्या है। ठीक है, बात किसकी बात करने वाले हैं दोस्तों? हार्डनिंग क्या है, कठोरण क्या है। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम कठोरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, मेटल को कठोर क्यों बनाते हैं, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो कठोरण अर्थात हार्डनिंग एक ऊष्मा उपचार की विधि है, हीट ट्रीटमेंट की एक प्रोसेस है दोस्तों। हार्डनिंग एक हीट ट्रीटमेंट की प्रोसेस है जिसमें स्टील को, जिसमें क्या है दोस्तों, स्टील को अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर सीमा से 30 से 50 डिग्री, 30 से 50 डिग्री ऊपर तक गर्म किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ध्यान में रखना है कि जो हमारा हार्डनिंग प्रोसेस है, हार्डनिंग प्रोसेस वह हीट ट्रीटमेंट की एक विधि है, एक हीट ट्रीटमेंट की प्रोसेस है जिसमें हम स्टील को अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से 30 से 50 डिग्री सेल्सियस ऊपर, 30 से 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तक गर्म किया जाता है। पूरे पूरे काट क्षेत्र, मतलब होता है दोस्तों काट क्षेत्र, होता है सेक्शन, पूरे सेक्शन में एक समान तापक्रम बनाए रखने के लिए सोखने का समय दिया जाता है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि जो सोकिंग समय है, हीटिंग समय है, सब कूलिंग समय है, इसकी जरूरत पड़ने वाली है इस वीडियो में। तो जिन लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो अर्थात सोकिंग, कूलिंग, हीटिंग, इन बातों को ध्यान में नहीं रखे हैं या जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में जाकर सारा कुछ कवर कर सकते हैं। तो हम बात करने वाले हैं दोस्तों, व्हाट इज हार्डनिंग? हार्डनिंग क्या है? जैसा कि आप जानते हैं, हार्डनिंग हमारा जो है एक हीट ट्रीटमेंट की प्रोसेस है जिसमें स्टील को अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से 30 से 50 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर गर्म किया जाएगा। अपर क्रिटिकल टेम्परेचर के बाद भी हम इस पर टेम्परेचर डालते हैं 30 से 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों पूरे सेक्शन में एक समान तापक्रम बनाए रखने के लिए, साथ ही साथ दोस्तों पूरे सेक्शन में एक समान तापक्रम बनाए रखने के लिए सोकिंग समय दिया जाता है। सोकिंग का मेन पर्पस यही है दोस्तों कि हमारा जो वर्क पीस है, इस वर्क पीस को हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं
तो इस पर जो टेम्परेचर हमारा पूरा पूरा सेक्शन तक पहुंच जाए, पूरा सेक्शन तक ही हमारा टेम्परेचर बना रहे, इसलिए हम उसको सॉकिंग समय देते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टील को तेजी से शीतलन करेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, तेजी से क्विंचिंग मीडिया के द्वारा या कूलिंग मीडिया के द्वारा इसे ठंडा करेंगे। तो हार्डनिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से भी 30 से 50 डिग्री सेल्सियस ऊपर गर्म करेंगे, साथ ही साथ दोस्तों सोकिंग समय देंगे और तेजी से कूलिंग मीडिया के द्वारा क्या करेंगे, ठंडा करेंगे। ठीक है, तो आपको इन बातों को ध्यान रखना है कि हमारा जो प्रोसेस थी वो हार्डनिंग की कैसे की जाती है। तो हार्डनिंग की प्रोसेस हम लोगों ने आपको कवर किया कि हार्डनिंग की जो प्रोसेस होती है 30 से 50 डिग्री सेल्सियस ऊपर अर्थात अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से भी 30 से 50 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, सॉकिंग करेंगे, उसको कुछ समय तक उसी टेम्परेचर पर छोड़ देंगे ताकि हमारा पूरा सेक्शन तक टेम्परेचर यूनिफॉर्म टेम्परेचर बना रहे। उसके बाद तेजी से क्विकली या फिर रैपिडली ठंडा करेंगे कूलिंग मीडिया के द्वारा। ठीक है, अब बात करते हैं पर्पस क्या है दोस्तों। हम लोगों ने तो प्रोसेस समझ ली कि हार्डनिंग की जो प्रोसेस है वो कैसे की जाती है। अब बात कर लेते हैं हार्डनिंग की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, इसका पर्पस क्या है। हार्डनिंग का पर्पस है दोस्तों उच्च कठोरता एवं टूट फूट रोधकता के गुणों का विकास करना। ठीक है, हाई हार्डनेस बनाएंगे, अब वियर रेजिस्टेंस को भी बढ़ावा देंगे। ठीक है दोस्तों, उच्च कठोरता को बनाए रखेंगे तथा टूट फूट रोधकता के गुण को भी सुधार करेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, कठोरन से इस्पात में अन्य यांत्रिक गुण जैसे सामर्थ्य, चिमड़पन तथा तन्यता आदि प्रभावित होती हैं। दोस्तों हम लोगों ने स्टील को हार्ड कर दिया तो उसमें जो अन्य यांत्रिक गुण हैं दोस्तों, अन्य यांत्रिक गुण में आती है स्ट्रेंथ आएगी, टफनेस आएगी और तन्यता आएगी दोस्तों, डक्टिलिटी आएगी। ठीक है, ये सब क्या होती है, हार्डनिंग के बाद प्रभावित होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, हार्डनिंग से एक हमारा एक और फायदा होता है कि हमारा जो मेटल है वह कठोरन से कर्तन योग्य बन जाता है। मतलब कि हम जब किसी भी मेटल को हार्ड कर दिए तो वह कटिंग एबिलिटी उसमें आ जाती है, अर्थात किसी भी मेटल को वह आसानी से काट सकता है। ठीक है, हार्डनिंग का मेन यही पर्पस है कि हम अन्य मेटल को काट सकें या अन्य मेटल के द्वारा उस पर हम रगड़ें या खुरचे तो उसका प्रभाव न पड़े। ठीक है, तो हम लोगों ने प्रोसेस को समझ लिया, हार्डनिंग की प्रोसेस थी उसको समझ लिया, साथ ही साथ दोस्तों हार्डनिंग की जो पर्पस थी उसको समझ लिया कि हम क्या करते हैं, हाई हार्डनेस को बनाए रखेंगे, साथ ही टूट फूट रोधकता को बनाए रखते हैं। इसके बाद दोस्तों हम क्या करते हैं, कठोरन के पश्चात जो मेटल है वह कर्तन योग्य बढ़ती है, अर्थात कटिंग एबिलिटी बढ़ जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोसेस ऑफ हार्डनिंग। प्रोसेस ऑफ हार्डनिंग कैसे करते हैं, प्रोसेस ऑफ हार्डनिंग जो है दोस्तों वो क्या है, हार्डनिंग प्रोसेस कैसी होती है अर्थात कठोरन की प्रक्रिया क्या है। जैसा कि आप जानते हैं 0.4% से अधिक कार्बन मात्रा वाले स्टील को अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से लगभग 30 से 60 अर्थात 30 से 50 डिग्री सेल्सियस तक तप्त किया जाता है। ठीक है दोस्तों, किन स्टीलों को हम गर्म करेंगे, 0.4% से अधिक कार्बन वाली स्टील, 0.4 से कम वाली स्टील को हम हार्ड नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम 0.4% से अधिक कार्बन मात्रा वाले स्टील को लेंगे और उसे अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से भी 30 से 50 डिग्री सेल्सियस ऊपर तक गर्म करेंगे। इसके बाद 10 मिलीमीटर इस्पात को अर्थात 10 मिलीमीटर वाले स्टील की मोटाई के लिए 5 मिनट का सोखने का समय दिया जाता है। जैसा कि हम लोगों ने इसके पहले भी चर्चा की थी कि जो हमारी सोकिंग टाइम है उससे सवाल बनते हैं। तो सोकिंग टाइम दोस्तों हमें हार्डनिंग में पूछ लिया जाता है कि हार्डनिंग के लिए हम सोकिंग टाइम कितना देते हैं स्टील के लिए। ठीक है, कार्बन स्टील के लिए या स्टील के लिए हम सोकिंग टाइम, हार्डनिंग हम कर रहे हैं, ठीक है, उसमें हम सोकिंग टाइम कितना रखते हैं। तो 10 मिलीमीटर वाले स्टील के लिए या 10 मिलीमीटर वाली मोटाई वाले स्टील के लिए हम 5 मिनट का समय देते हैं। ठीक है, 5 मिनट का सोकिंग टाइम देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, हम लोगों ने क्या किया, 0.4% वाली कार्बन का एक स्टील उठाया, उसको हार्ड करनी है तो पहले अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से भी 30 से 50 डिग्री सेल्सियस ऊपर तक गर्म करेंगे। उसके बाद हम सोकिंग का समय देंगे, उसके लिए सोकिंग समय इसलिए दिया जाता है दोस्तों ताकि हमारा जो यूनिफॉर्म टेम्परेचर पूरे सेक्शन पर पहुंच जाए। यूनिफॉर्म टेम्परेचर अर्थात पूरा टेम्परेचर पूर्ण रूप से पूरी सेक्शन पर टेम्परेचर हमारा पहुंच जाए, इसके लिए सॉकिंग समय दिया जाता है जो 10 मिलीमीटर मोटाई वाले के लिए 5 मिनट का समय देते हैं। 10 मिलीमीटर स्टील की मोटाई होगी तो उसके लिए हम 5 मिनट का समय दिया जाता है। इसके पश्चात क्या करेंगे दोस्तों, इसके पश्चात उसका जो स्ट्रक्चर होगा
तथा अपेक्षित कठोरण के आधार पर किसी उचित माध्यम जैसे तेल, ब्राइन सॉल्यूशन या फिर एयर से रैपिडली ठंडा किया जाएगा। ठीक है, इसके पश्चात हम क्या करेंगे दोस्तों, उसके स्ट्रक्चर के अनुसार उसको रैपिडली ठंडा करेंगे। रैपिडली ठंडा करने के लिए हमें कूलिंग मीडिया की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ेगी दोस्तों, कूलिंग मीडिया की आवश्यकता पड़ेगी या क्विंचिंग मीडिया की आवश्यकता पड़ेगी। क्विंचिंग मीडिया हमने इसके पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि ब्राइन सॉल्यूशन होता है, ऑयल होता है, या फिर एयर होता है, या फिर वाटर होता है। ठीक है, ये सब हमारे जो है क्विंचिंग मीडिया है, तो इनकी आवश्यकता पड़ती है। लेकिन दोस्तों ये आपको ध्यान में रखनी है कि हम जब हार्डनिंग प्रोसेस करेंगे, क्या करेंगे दोस्तों, जब हम हार्डनिंग प्रोसेस करेंगे तो वो मेटल को तीव्रता से या तेजी से ठंडा किया जाता है। रैपिडली ठंडा करेंगे तभी हमारा मेटल क्या होगा, हार्ड हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि हमारा जो हार्डनिंग प्रोसेस है यह बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि दोस्तों इससे सवाल बनते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आप कोई भी वर्कशॉप में वर्क करेंगे तो कोई भी आप कटिंग टूल उठा लीजिए, उसमें हार्डनिंग प्रॉपर्टी होती है, अर्थात उसे हार्ड कर कर ही बनाया जाता है। ठीक है, तो आपको प्रोसेस याद रखनी है कि पहले हम स्टील का इस्पात लेंगे या इस्पात वाली एक मेटल का टुकड़ा लेंगे, जिसे अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से भी 30 से 60 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे। 30 से 60 डिग्री सेल्सियस अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से भी 30 से 60 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे। उसके पश्चात हम क्या करेंगे, सोकिंग समय देंगे। सोकिंग समय दोस्तों जैसा कि हमने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि सोकिंग टाइम हमारा बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि हमारा यूनिफॉर्म टेम्परेचर पूरी सेक्शन तक पहुंच जाए या पूरी सेक्शन तक अच्छी तरह से फैल जाए। ठीक है, इसलिए हम सॉकिंग टाइम देते हैं। तो 10 मिलीमीटर वाली मोटाई की स्टील के लिए हम 5 मिनट का समय देते हैं। कितना सॉकिंग टाइम देते हैं दोस्तों, 5 मिनट का समय देते हैं। इसके पश्चात एक्चुअली हम हार्डनिंग प्रोसेस कर रहे हैं तो रैपिडली ठंडा करना पड़ता है क्विंचिंग मीडिया के द्वारा। ठीक है, रैपिडली ठंडा करेंगे तभी हमारा क्या होगा, तभी हमारा मेटल हार्ड हो पाएगा। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि हमारा जो हार्डनिंग प्रोसेस है वह कितना महत्वपूर्ण है। दोस्तों इसका पर्पस और प्रोसेस बहुत महत्वपूर्ण है। प्रोसेस से आपको सवाल पूछा जाता है कि जो हार्डनिंग टेम्परेचर है, ठीक है दोस्तों, जो हार्डनिंग टेम्परेचर है वह स्टील के लिए कितना रखा जाता है, तो आपको ध्यान में रखनी है कि जो हमारा हार्डनिंग टेम्परेचर है वह अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से 30 से 50 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। साथ ही साथ दोस्तों इससे सवाल ये भी बनता है कि हम जब हार्ड कर रहे हैं, प्रोसेस को हार्ड कर रहे हैं या मेटल को जब हार्ड कर रहे हैं तो सोकिंग समय कितना रहता है। 10 मिलीमीटर मोटाई वाली स्टील के लिए दोस्तों 5 मिनट हार्डनिंग में सोकिंग टाइम देते हैं। ठीक है, सोकिंग टाइम जो है स्टील के लिए 10 मिलीमीटर वाली मोटाई की स्टील के लिए 5 मिनट का समय देते हैं। ठीक है, इसके पश्चात हम क्या करेंगे, इसको ब्राइन सोल्यूशन में रैपिडली ठंडा करेंगे या ऑयल में रैपिडली ठंडा करेंगे। आशा करता हूँ आपको जो हमारी प्रोसेस है, अर्थात एक स्टेप थी हीट ट्रीटमेंट की, हार्डनिंग प्रोसेस, वो कवर हो चुकी होगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम दोस्तों कठोर इस्पात का टेम्परिंग करना, टेम्परिंग द हार्डन्ड स्टील। आपको जानकर यह खुशी होगी कि दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि टेम्परिंग जो है वो हार्डन्ड स्टील की ही की जाती है। नॉर्मली हम किसी भी स्टील की टेम्परिंग नहीं कर सकते हैं। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि टेम्परिंग के पहले हमें हार्डनिंग प्रोसेस की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद ही हम टेम्परिंग कर पाएंगे। क्यों दोस्तों, इसकी चर्चा हम इसमें करेंगे, तो बने रहिए आप हमारे इस चैनल पर। क्यों करते हैं दोस्तों ऐसा कि हम डायरेक्ट किसी भी स्टील की हम टेम्परिंग नहीं कर पाएंगे। ऐसा क्यों, आइए हम समझ लेते हैं। जैसा कि आपको पता है दोस्तों टेम्परिंग क्या है, पहले हमें समझना पड़ेगा कि जो हमारी टेम्परिंग है वह क्या है। व्हाट इज टेम्परिंग। टेम्परिंग एक हीट ट्रीटमेंट की प्रोसेस है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अभी फिलहाल जो चर्चा कर रहे हैं वो हीट ट्रीटमेंट की ही चर्चा कर रहे हैं, अर्थात हीट ट्रीटमेंट की टॉपिक चल रही है। इसलिए जो हमारी टेम्परिंग होगी वह हीट ट्रीटमेंट की एक प्रोसेस है, जिसमें क्या करते हैं, हार्डन्ड स्टील की दोस्तों, किसकी, हार्डन्ड स्टील को 400 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापक्रम तक पुनः तप्त किया जाता है। पुनः तप्त किया जाएगा मतलब क्या दोस्तों, जैसा कि हमने इसके पहले समझा कि जो हमारी हार्डनिंग प्रोसेस थी, क्या थी दोस्तों, हार्डनिंग प्रोसेस थी, उसे अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से 30 से 60 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया था। उसके पश्चात हम लोगों ने क्या किया, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर प्लस 30 से 50 डिग्री सेल्सियस, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर प्लस 30 से 50 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके हार्ड किया।
रेपिडली ठंडा किया। उसके पश्चात हम क्या करेंगे, ठंडा तो हो गया दोस्तों, ठंडा होने के पश्चात मेटल हार्ड हो गया। इस हार्ड होने के कारण दोस्तों हम लोगों ने बात की थी कि जो इसकी स्ट्रेंथ है, टफनेस है या फिर ब्रिटलनेस है, ये सब प्रभावित होते हैं। अन्य जो यांत्रिक गुण हो जाएंगे स्टील में, या स्टील की यांत्रिक गुण आपको पता ही है, टेनासिटी, मैलिएबिलिटी, ये सब दोस्तों यांत्रिक गुण है। ठीक है, तो जब हम मेटल को हार्ड करेंगे तो यांत्रिक गुण अर्थात मैकेनिकल प्रॉपर्टी जो है मेटल की वो प्रभावित हो जाती है। हार्डनिंग के प्रोसेस में दोस्तों मैकेनिकल प्रॉपर्टी जो है मेटल की वह चेंज हो जाती है। तो इस मैकेनिकल प्रॉपर्टी को हम बनाए रखने के लिए फिर से टेम्परिंग करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, फिर से टेम्परिंग करते हैं। तो टेम्परिंग की प्रोसेस जो होती है हार्डनिंग के बाद होती है। टेम्परिंग की प्रोसेस जो है दोस्तों हार्डनिंग के बाद होती है, जो 400 डिग्री सेल्सियस पर हम फिर से ठंडा करेंगे। हार्डन स्टील हो चुका है, हमारा स्टील जो है हार्ड हो चुका है। अब उसको हमें टेम्परिंग करनी है, तो हार्डन स्टील को फिर से 400 डिग्री सेल्सियस से नीचे, अर्थात 400 से नीचे बिलो 400 डिग्री सेल्सियस तक फिर से ठंडा करेंगे, सॉरी फिर से गर्म करेंगे या फिर से तप करके ठंडा किया जाएगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो टेम्परिंग हमारी प्रोसेस है, हार्डन स्टील को हार्डन स्टील को फिर से 400 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापक्रम तक क्या करते हैं, पुनः तप्त किया जाता है, पुनः तप्त किया जाएगा, फिर इसको ठंडा किया जाएगा, फिर इसको क्या किया जाएगा, ठंडा किया जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों इसका पर्पस क्या है। स्टील की टेम्परिंग की जो उद्देश्य है या प्रयोजन है, उसकी क्यों आवश्यकता पड़ी दोस्तों। हम लोग तो जब स्टील को हार्ड बना लिए तो उसी से काम चला लेना चाहिए था, क्योंकि उसमें जो थी हमारी कटिंग एबिलिटी भी आ गई थी, उसमें हार्डनेस के भी गुण आ गए थे, अर्थात अन्य मेटल को वो काट भी सकता था। लेकिन फिर भी हमें टेम्परिंग की क्यों आवश्यकता पड़ी, क्यों पर्पस पड़ा दोस्तों, या टेम्परिंग का पर्पस क्या है या उद्देश्य क्या है, उसको हम समझ लेते हैं। जैसा कि आपको पता है जो हार्डेंड स्टील है, हम स्टील को क्या किए दोस्तों, हार्डेंड कर दिए, स्टील को हार्डेंड कर दिए। तो हार्डेंड के प्रोसेस में हम कोई भी मेटल हो उसको हार्डेंड अगर कर दिए हैं, तो उसकी जो अन्य मैकेनिकल प्रॉपर्टी है दोस्तों, लाइक ब्रिटलनेस, टफनेस या फिर स्ट्रेंथ की बात कर लें, तो ये सब क्या होता है, कुछ बिगड़ जाता है, कुछ खराबी आ जाती है। इनको हम सुधारने के लिए टेम्परिंग प्रोसेस करते हैं। तो वही बता रहा है दोस्तों कि हार्डेंड स्टील इतना ब्रिटिल होता है, इतना ब्रिटिल हो जाएगा दोस्तों कि उसे कुछ कार्यों में उपयोग नहीं किया जाता है। अर्थात इम्पैक्ट लोड जब पड़ेगा तो ब्रिटिलनेस हमारा क्या है, टूट जाएगा। अचानक से अगर लोड हम किसी पर दे रहे हैं, हार्डेंड स्टील है, अगर उसे हम टेम्परिंग नहीं किए दोस्तों, तो अचानक से लोड जब पड़ेगा तो क्या होगा, वह टूट जाएगा, वह उसे सहन नहीं कर पाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, ब्रिटिलनेस को कम करने के लिए और टफनेस को बढ़ाने के लिए हम टेम्परिंग प्रोसेस करते हैं। कौन सी प्रोसेस करते हैं दोस्तों, टेम्परिंग का प्रोसेस करते हैं। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी हार्डेंड स्टील होती है, तो उसमें कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टी इधर उधर हो जाती है, अर्थात उथल पुथल हो जाती है। इसको सुधारने के लिए हम टेम्परिंग प्रोसेस करते हैं। तो टेम्परिंग प्रोसेस में हम ब्रिटिलनेस को क्या करते हैं, कम करते हैं। ब्रिटिलनेस को कम क्यों करते हैं, क्योंकि अगर ब्रिटिलनेस मेटल की प्रॉपर्टी अगर बनी रहेगी तो कोई भी इम्पैक्ट लोड वह नहीं ले पाएगा। तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि हमारा कोई भी मेटल हो उसको हार्डन करने का यह उद्देश्य होता है कि हम अन्य मेटल को काट सके। तो जब हम मेटल के द्वारा किसी अन्य मेटल को कटिंग करेंगे तो उसमें क्या होगा, इम्पैक्ट लोड पड़ेगा, वाइब्रेशन होगी दोस्तों, कटिंग करते समय थोड़ी मोड़ी वाइब्रेशन होगी। तो अगर यह नहीं सहन कर पा रहा है तो हमें हार्डनिंग प्रोसेस करने का मतलब क्या निकला दोस्तों। इसलिए हम ब्रिटलनेस को कम करने के लिए टेम्परिंग प्रोसेस करते हैं। इसके और उद्देश्य हैं दोस्तों, इसके अन्य भी पर्पस हैं। आइए हम देख लें कि टेम्परिंग के जो उद्देश्य हैं वह क्या है दोस्तों। जो हमारा टेम्परिंग के उद्देश्य, मेन तो क्वेश्चन यही बनता है कि हमारा जो है ब्रिटलनेस को कम करना, मेन उद्देश्य दोस्तों यही है, ब्रिटलनेस को कम करना, ब्रिटलनेस को कम करना, टफनेस को बढ़ाना। ब्रिटलनेस को दोस्तों कम करेगा और टफनेस को क्या करेगा, बढ़ावा देगा। टफनेस को बढ़ावा देगा, ब्रिटलनेस को कम करेगा, यही महत्वपूर्ण है दोस्तों टेम्परिंग का। लेकिन अन्य अन्य कुछ इसके टेम्परिंग के उद्देश्य हैं, जैसे इंटरनल स्ट्रेसेस को निकालना, अर्थात इंटरनल स्ट्रेसेस को रिलीव करता है। टेम्परिंग के द्वारा हम इंटरनल स्ट्रेसेस को रिलीव कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों कठोरता और टफनेस, कठोरता अर्थात हार्डनिंग और टेम्परिंग को भी नियंत्रित करता है, हार्डनिंग और टेम्परिंग को भी नियंत्रित करता है, अर्थात टफनेस के गुण को बढ़ाता है, टफनेस को गुण को बढ़ाता है।
ब्रिटलनेस को कम करता है। यही दो महत्वपूर्ण है दोस्तों, टफनेस को बढ़ावा देना और ब्रिटलनेस को कम कर देना। जो हमारा क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है वो टफनेस को बढ़ावा देना और ब्रिटलनेस को कम करना टेम्परिंग का मेन उद्देश्य होता है। साथ ही साथ दोस्तों जो कुछ थोड़ी सी तन्यता है अर्थात डक्टिलिटी जो थोड़ी सी है उससे पुनः प्राप्त किया जा सकता है। थोड़ी मोड़ी जो डक्टिलिटी है हम इसके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों शॉक रेजिस्टेंस को उत्पन्न करना। झटका रोधकता को क्या करते हैं, पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। जैसा कि हमने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हमारा जो शोक रेजिस्टेंस है या झटका रोधकता जो है यह एक ऐसी प्रॉपर्टी है, एक ऐसा रीजन है मेटल में कि अगर हमारी शोक रेजिस्टेंस नहीं है अर्थात मेटल में ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टी अगर रहेगी तो शोक रेजिस्टेंस को नहीं सहन कर पाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर ब्रिटलनेस मेटल में है, मेटल किसी भी मेटल की मैकेनिकल प्रॉपर्टी अगर ब्रिटलनेस है तो शोक रेजिस्टेंस को कभी सहन नहीं कर पाएगी अर्थात झटका रोधकता को कभी सहन नहीं कर पाएगी, वह टूट जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों प्रोसेस ऑफ टेम्परिंग। हम लोगों ने तो पर्पस समझ लिया, अब बात करते हैं प्रोसेस ऑफ टेम्परिंग। टेम्परिंग की प्रोसेस क्या है। टेम्परिंग प्रोसेस में कठोरीकृत अर्थात हार्डेंड स्टील को उचित तापक्रम तक, उचित या अप्रोप्रिएट टेम्परिंग ताप तक गर्म करके उसे उसी ताप पर निश्चित समय तक उष्मा सोखने के लिए छोड़ दिया जाता है। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी की थी कि सॉकिंग टाइम बहुत महत्वपूर्ण है, तो प्लीज जाकर वीडियो देख लें कि सॉकिंग टाइम है क्या। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी प्रोसेस है टेम्परिंग की प्रोसेस वह हार्डेड स्टील पर की जाती है और उसे टेम्परिंग टेम्परेचर तक, टेम्परिंग की जो नॉर्मली टेम्परेचर है उस तक गर्म किया जाता है और उसी टेम्परेचर पर उसे छोड़ देंगे सॉकिंग टाइम के लिए, उसी टेम्परेचर पर उसे छोड़ देंगे सॉकिंग टाइम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों यह अवधि अनुभव से निश्चित की जाती है। अनुभव के अनुसार दोस्तों यह टेम्परेचर अर्थात बोल सकते हैं हमारा जो सॉकिंग टाइम है वो अनुभव के आधार पर छोड़ा जाता है कि इतना टाइम में भाई मेरा जो मेटल है उस पर पूरी तरह से टेम्परेचर फैल गया होगा अर्थात पूर्ण रूप से वह टेम्परेचर हार्ड हो चुकी होगी या फिर गर्म हो चुकी होगी, अनुभव के अनुसार पर छोड़ दिया जाता है। काफी लंबे समय तक टेम्परिंग अवधि रखकर टेम्परिंग का पूरा लाभ प्राप्त किया जा सकता है। तालिका में दोस्तों आपको एक टेबल दिखेगा जिसमें विभिन्न औजारों के लिए टेम्परिंग तापमान तथा रंग दर्शाया गया। आइए हम देख लें, जो हमारा टेबल है उसमें जो टेम्परिंग टेम्परेचर है तथा जो उसके रंग है अर्थात उसके जो कलर हैं उसको दर्शाया गया है। इससे भी सवाल पूछा जाता है दोस्तों कभी कभी। तो आइए, जो खराद औजार हैं, लेथ मशीन के जो औजार हैं उसके लिए टेम्परिंग टेम्परेचर 230 डिग्री सेल्सियस है। इसका रंग कैसा होगा दोस्तों, भूरे रंग का होगा या फिर पीले रंग का होगा, भूरे रंग का होगा या फिर पीले रंग का होगा। ड्रिल और मिलिंग कटर के लिए 240 गहरे भूरे रंग का होगा। टैप और सीयर ब्लेड के लिए 250 भूरे रंग का होगा। दोस्तों ये सब जो हमारा है एक टेबल दिया गया है जिसमें टेम्परिंग टेम्परेचर और कलर को दर्शाया गया है। टेम्परिंग टेम्परेचर और कलर को दर्शाया गया है। तो इससे भी सवाल आपको पूछ लिया जाता है कि हमारा जो पंच, रीमर और ट्विस्ट ड्रिल के लिए जो टेम्परेचर रखते हैं अर्थात टेम्परिंग टेम्परेचर रखते हैं वह 260 डिग्री सेल्सियस रखते हैं। इसका कलर क्या होगा, लाल भूरा होगा, एकदम डीप ब्राउन हो जाएगा। ठीक है, सॉरी रेड ब्राउन होगा। जो पंच, रीमर और ट्विस्ट ड्रिल के लिए जो हम टेम्परेचर रखते हैं, टेम्परिंग टेम्परेचर 260 डिग्री सेल्सियस रखते हैं, रेड ब्राउन होता है। नेक्स्ट है दोस्तों रिवेट और स्नैप दोस्तों 270 डिग्री भूरा बैगनी रंग का होगा। नेक्स्ट है प्रेस टूल और ठंडी छानी 280 डिग्री सेल्सियस होगा, गहरा बैगनी होगा। स्टील काटने के लिए कोल्ड सीट 290 डिग्री सेल्सियस होगा। स्प्रिंग पेचकस 300 डिग्री सेल्सियस होगा। ये सब दोस्तों जो टेम्परेचर है उतने भी महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा मेन प्रोसेस है और जो पर्पस है वह टेम्परिंग का जो मेन पर्पस है, जो मेन उद्देश्य है वो बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। हार्डनिंग का जो मेन पर्पस है, मेन उद्देश्य है वो महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, तो आपको यह ध्यान में रखना है कि जो हमारा मेन पर्पस है टेम्परिंग का उसे रटना है, उसे याद करना है। ठीक है, तो मेन जो हमारा टेम्परिंग का उद्देश्य है फिर से एक बार समझ लीजिए। इसकी डक्टिलिटी को पुनः प्राप्त किया जा सकता है, ब्रिटलनेस को कम करेगा, टफनेस को बढ़ाएगा, इंटरनल स्ट्रेसेस को रिलीव करेगा और शॉक रेजिस्टेंस को बनाए रखेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों।
तो आशा करता हूँ कि हार्डनिंग प्रोसेस और टेम्परिंग प्रोसेस आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट करें, हम आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे एनेलिंग प्रोसेस की और नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस की। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे एनेलिंग प्रोसेस की और नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस की। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे होम एंड स्टे सेफ।